हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन। ये एक बहुत ही आसान कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है क्लास 12th का, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे और बहुत ही कम सेंटेंसेस में इसके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ये चैप्टर आता है आपके CBSE में पूरे 6 मार्क्स का। इससे लगभग आप 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इस चैप्टर के उद्देश्य पे पहले हम आएंगे। IUPAC प्रणाली की नाम पद्धति के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और हम क्या पढ़ेंगे, हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स के विचरण के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उनका विरेचन करने वाले हैं कि कैसे वो डिवाइड होते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और उनके अलग अलग अभिक्रियाओं का वर्णन भी हम यहाँ करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया तथा हैलो एल्केनो एवं हैलो एरीन की संरचनाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने का अभ्यास करेंगे। कहते हैं एलिफैटिक और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, उनके जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनका जो हैलोजन परमाणु होता है, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु होता है अगर, और साथ में हैलोजन परमाणु भी कार्बनिक फॉर्म में कार्बन्स के साथ अगर मिला होता है, जुड़ा होता है, तो मिलकर क्या बनता है, हमारा हाइड्रोकार्बन्स और हैलोजन को मिला के बनता है एक हैलाइड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वो हैलो एरीन भी हो सकता है अगर वो एक एरोमेटिक यौगिक को लेके बना हो, और अगर वो एक एलिफैटिक यौगिक से बना हो तो हम उसे हैलो एल्केन कहते हैं। ये सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चलते हैं। और अब हम इसके और उद्देश्य पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं और हैलो एल्केनो एवं हैलो एरीन की संरचना, अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने का भी यहाँ अभ्यास करा जाएगा। कार्बन धात्विक यौगिकों के अन्य उपयोगों का, उनके अलग अलग इस्तेमालों का, यहाँ पे उनके महत्व के बारे में डिस्कशन होएगा। और हम यहाँ करेंगे पॉलीहैलोजन यौगिकों के पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अपेक्षाकृत जो हमारी अलग अलग यौगिक होते हैं उनको बनाने के लिए एज कैटलिस्ट इनका बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। हम और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स बनाने में बहुत सारे हैलोजन्स का काम आता है, बहुत सारे हैलो एल्केन्स काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स जो आप लेते हैं अपनी तबीयत के लिए। और बहुत सारे आंत्रज्वर यानी कि टाइफॉइड जैसा होता है, टाइफॉइड के भी इलाज में हम बहुत हैलो एल्केन्स का उपयोग करते हैं। अब हम ये एक स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, उनका वर्गीकरण। जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम कैसे इनका वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पे 1 है तो हम इसे बोलेंगे मोनो इथेन, क्योंकि यहाँ 2 है तो ये हो गया मोनो हैलो इथेन। ये क्या हो गया, डाई हैलो एल्केन। ये हो गया ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ट्राई हैलो प्रोपेन भी हम इसे बोल सकते हैं। ये क्या है, मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन और ट्राई हैलो एरीन। इसके बाद अब हम आगे किसकी बात करेंगे, sp3 आबंधों के बारे में। जो कार्बन जब एक हैलोजन से जुड़ता है तो वो बॉन्ड कैसे बनाता है, CnH2n+1 और उसके बाद एक X जुड़ जाता है, क्योंकि एल्केन में क्या होता था, CnH2n+2 है ना। अब यहाँ पे जब इस 2 की जगह एक क्लोरीन या फिर एक फ्लोरीन या आयोडीन जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास आएगा CnH2n+1 और उसके बाद X। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिखाए हुए अलग अलग प्रकार के हैलो एल्केन्स। जब एक सिंगल कार्बन से जुड़ा होता है हमारा हैलोजन का मॉलिक्यूल, तो इसे हम प्राथमिक कहेंगे। जब कार्बन के पास 2 एल्काइल ग्रुप्स है, द्वितीयक, और इसी तरीके से तृतीयक कार्बनिक यौगिक हैलाइड बनते हैं। अब हम बात करेंगे किसके, एल्कील हैलाइड की।
एल्किल हैलाइड वो यौगिक होते हैं जिनमें एल्कीन्स के साथ एक कार्बन जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3, ये होगा आपका हैलोप्रोपीन, और ये क्या है, ये आपका हैलोहेक्सीन। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बेंजाइन हैलाइड्स की फिर बात करी गई है। ये हो गया एक आपका इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजोहलाइड। और ये यहाँ पे एक और तरीके से बनाया गया है, जब एक ही चेन में दो अलग अलग रिंग्स एल्काइल ग्रुप्स भी जुड़े हैं और साथ में ही क्या जुड़ा है, एक एक्स भी जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ये आपका एक तृतीय कार्बन हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, sp2 आबंधों की बात कर रहे हैं। तो जब हम एक एल्कीन मॉलिक्यूल में बात करते हैं, एल्कीन मॉलिक्यूल्स या फिर बेंजीन के मॉलिक्यूल्स में कार्बन जो है वो sp3 की जगह sp2 के तहत जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नाम पद्धति की, यानी कि नॉमेनक्लेचर, जो हम IUPAC के थ्रू करते हैं। नाम पद्धति में जब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए, तो सबसे पहले ये है 1 2 3 3 है 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन। फिर ये देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो ये क्या हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इधर आएंगे ब्रोमोबेंजीन, ये क्या है, ये हो गया है M, क्योंकि ये अगर हमारा मेन है तो ये ऑर्थो होता है और ये मेटा होता है, तो M डाई ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जब इस तरफ भी कुछ होता है इस तरफ भी कुछ होता है, दोनों मेटा पोजिशंस पे, तो हम उसे सिम बोलते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5, हम बोलेंगे 1 3 5 सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे देखेंगे, और देखिए जब हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं तो हम इनका कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले ये 1 ये 2 है ना, और यहाँ पे Cl2 लगा है, यानी कि यहाँ पे Cl का आयन लगा है, तो इसको हम क्या, इसको हम बोलेंगे एथाइलिन क्लोराइड, एथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम वही होगा कि हम कहेंगे 1 पे 2 लगे हैं, ऐसे ही तो वही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन, और यहाँ क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विस डाइक्लोराइड। ठीक है, आफ्टर दिस यहाँ पे अलग अलग IUPAC नेम्स दिए गए हैं, जो आप खुद से भी प्रैक्टिस एक बार कर सकते हैं। ये नेम्स और देखिए, यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे CH2 लगा है और उसके बाद Cl है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजील क्लोराइड, या फिर जिसका IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्योंकि मीथेन है यहाँ पे मेन, मीथेन से ही तो दो चीज़ें जुड़ी है, एक क्लोरो जुड़ा है और एक फिनाइल जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी आपको नॉमेनक्लेचर करना है, यहाँ पे आपको ये कंपाउंड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला बनाने की ट्राई करते हैं, तो इसमें क्या होएगा, सबसे पहले एक CH3 है आपके पास, इधर देखेंगे CH3, ठीक है, उसके बाद एक CH2 है, फिर एक CH2 है, इस CH2 से क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है, उसके बाद क्या CH2 है और CH3 है, तो ये बन गया आपका थर्ड वाला कार्बन। अब यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि यहाँ जब हम बना रहे हैं तो आप देख रहे हो कि CH2 यहाँ बीच में जब Br लगा है तो यहाँ पे एक हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे आ रहे हैं CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध ज़्यादातर, वैसे तो अगर आपके पास एल्कीन है तो sp2 होएगा और अगर एल्केन है तो sp3 होएगा, बट जब हम इसमें बात करें कि कौन ज़्यादा ऋणावेशक है, किसका परमाणु धनावेश होगा और कौन सा ऋणावेश, आपको पता है कि जो कार्बन है, कार्बन पे हम धनावेश देंगे, उसको हम कार्बनिक एनायन के रूप में नहीं कटायन के रूप में लेंगे, और X को हम किसके रूप में, ऋणावेश के रूप में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने हर आबंध की लंबाई दी है और
एंथैल्पी भी इन्होंने दी हुई है। फिर हम बात करेंगे एल्कील हैलाइड के विरचन की विधियां। एल्कील हैलाइड आखिर बनते कैसे हैं? सबसे पहले ये अल्कोहल से बन सकते हैं। अल्कोहल से एल्कील हैलाइड कैसे बनते हैं? यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस हैं जिनको के इस्तेमाल करके हम अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल से अगर स्टार्ट करें, आपके पास अगर अल्कोहल है और अगर आप HCl डालते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या, तो यहाँ पे RCl + H2 हो जाता है। इसी तरीके से ROH के साथ अगर NaBr और H2SO4 डाला जाए तो RBr और NaHSO4 बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और एग्जाम्पल्स किसके दिए हुए हैं? PX3, PCl5 या फिर ROH के साथ रेड फॉस्फोरस और कोई भी हैलाइड की अगर गैस डाली जाए तो साथ में RX बनता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो यहाँ पे दिया है वो है SOCl2 का। SOCl2 के इस्तेमाल पे RCl और SO2 + HCl बनता है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक जो अल्कोहल होते हैं उनके लिए HCl इस्तेमाल करके ZnCl2 के उत्प्रेरक में ये वाला जो है रिएक्शन वो किया जा सकता है। लेकिन HBr अगर 48% दिया जाए और लगातार उबाला जाए तो ये रिएक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं? ये रिएक्शन हम HBr का कर सकते हैं हीट देने पे। इसके बाद हम बोलते हैं आयोडाइड के साथ अगर गर्म करके Ri की अच्छे से लब्धि प्राप्त की जा सकती है अगर हम क्या उसको अल्कोहल को सोडियम या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इस तरीके से अगर हम इसको सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड यहाँ इस्तेमाल करें तो हम Ri भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस अभिक्रियाशीलता, इसका अभिक्रियाशीलता का क्या प्रक्रम है, क्या क्रम है? टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि एल्काइल क्लोराइड का जो विरचन है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करा जाया हुआ रिएक्शन है वो कौन सा है? SOCl2 वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स जो बाद में उत्पाद बनते हैं वो आराम से इवेपोरेट करके निकल जाते हैं। हम बोल रहे हैं एरिल हैलाइड के विरचन के लिए उपरोक्त विधियां नहीं इस्तेमाल की जा सकती। क्यों? क्योंकि फिनॉल में क्या कार्बन ऑक्सीजन आबंध के आंशिक जो द्विबंध लाइक डबल बॉन्ड्स जो हैं उनके गुण बहुत ही ज़्यादा कम है और एकल आबंध में अधिक मजबूत होते हैं। एकल आबंध जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से हम कैसे हैलोएल्केन्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे इसमें? मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा, यानी कि इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजन द्वारा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया गया है एक हाइड्रोकार्बन, कुछ नहीं, सिर्फ Cl2 के प्रेजेंस में लाइट जब इस पर छिड़की जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा? आपका Cl2, एक Cl भी इससे जुड़ेगा और दूसरा Cl भी अलग वाले CH3, CH2, CH2, CH3 से जुड़ेगा। तो आपके पास दो क्या आ जाएंगे? आपके पास दो अलग अलग Cl आ जाएंगे, हैलाइड आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या देखना है? यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या ये वाला बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है या ये वाला बनने की। इसके लिए हमने मार्कोवनिकोव्स रूल पहले भी लगाया था जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे क्लास 11th में। उसी तरीके से यहाँ पे भी वो रूल लगाया जाएगा। और क्या करेंगे हम? जिसके पास कम H है, इसके पास कम H है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, हम इस वाले को बोलेंगे कि ये मेजॉरिटी में बनता है। जब हम बात करें कि एल्कीन से हैलाइड कैसे बनता है तो बहुत नॉर्मल है, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या योगज द्वारा। ये देखो, ये एक एल्कीन है, इसमें सिर्फ HX डाला जाए तो ये बॉन्ड टूटता है और H यहाँ लग जाता है, X यहाँ लग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें एक और की तो ये देखो यहाँ पे फिर से ये बॉन्ड टूटा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब I कहाँ जाएगा? यहाँ पे I जाएगा एक रूल के द्वारा, वही मार्कोवनिकोव्स यहाँ भी लगेगा। कहाँ I जाएगा? जहाँ पे H क्या है? जहाँ पे H कम होएगा। यहाँ पे तो एक और H आने वाला है ना, और यहाँ पे भी, यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ 2 आएंगे जब आएंगे तो यहाँ पे I जब लगेगा तो ये इसका मुख्य रूप हो जाएगा।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं हैलोजन के संयोजन द्वारा कैसे हम एक हैलाइड को बना सकते हैं। तो ये एक हमारे पास एल्कीन है, Br2 डाला, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका यहाँ एक Br लगेगा और एक Br यहाँ लगेगा। ये किसकी प्रेजेंस में होएगा? CCl4 की प्रेजेंस में। अगर CCl4 नहीं डाला है तो क्या होएगा? तो यहाँ पे H लगेगा और यहाँ Br लगेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय द्वारा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे यूज होएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम फैंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। फैंकलस्टाइन अभिक्रिया जो है उसमें क्या होता है, आपके पास जो RX है, आपके पास जो एक RX होता है, हम जब उसको Na यानी कि हम उसको Ni के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट होके Ri प्लस NaX बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान ही हम ज़्यादातर आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका, एक और जो रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे कि फिंकलस्टाइन में फिंक आई है यानी कि आयोडाइड इस्तेमाल हो रहा है, इसमें आयोडाइड, और स्वार्ट्ज में F इस्तेमाल हो रहा है। AgF से हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं फ्लोरोमीथेन। ये एक तरीका है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हैलोअरीन का विरेचन। हैलोअरीन का जब हम विरेचन पढ़ते हैं तो हम क्या है इसमें, हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा हम कैसे ये कर सकते हैं उसकी डिस्कशन है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे एक टॉल्वीन है। टॉल्वीन में आपने जब X2 लगाया और उसको Fe आंध्रा किया उसका Fe के साथ, तो क्या आता है आपके पास? दो तरीके से। अब देखो X2 जो है ना, X2 कहाँ जाता है? वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे वो क्या बनाएगा? ऑर्थो हेलो है टॉल्वीन और पैरा। वो या तो ऑर्थो पे जाके लगता है या पैरा पे जाके रखता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन रागी ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन रागी समूह में आता है। तो अगर ये आपका मेन पोजीशन है तो ये ऑर्थो हुआ और ये पैरा हुआ, दोनों पे हैलोजन लग गया है। इसी तरीके से हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं किसकी? आयोडाइन के साथ, तो ये अभिक्रिया क्या, इस अभिक्रिया को एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है ताकि इस अभिक्रिया में उत्पन्न जो HI है उसको हम क्या, उसको हम ऑक्सीकृत करने के लिए कौन सा ऑक्सीकारक यूज़ करते हैं? हम HNO3 और HiO3 का मिक्सचर इसमें इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरीन की अधिक क्रियाशीलता के कारण इस विधि में क्या फ्लोरीन युक्त यौगिकों का विरेचन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अमाइनो से कैसे सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा हम एक X लगा सकते हैं, एक हैलोजन लगा सकते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, आपके पास एक अमाइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एनिसोल भी कहते हैं। हमारे पास एक अमाइन होता है, उसमें हम NaNO2 प्लस HX कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr, ठीक है, और हम उन दोनों को यहाँ लगाते हैं और 273 से 278 केल्विन के बीच में जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड आता है। बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइज बनाने में भी इस्तेमाल होता है और आप अमीन्स वाले चैप्टर में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब ये NX- है, इसको फिर हम Cu2X2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? X2Cu यहाँ इसके साथ आ जाता है और हमारे पास क्या आता है? हमारे पास हमारा बेंजीन हैलाइड एरिल हैलाइड आ जाता है और साथ में एक N2 का मॉलिक्यूल भी आ जाता है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि आयोडीन द्वारा डाइज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। हैलाइड ऐसे ही बन जाता है जब हम आयोडाइन की बात करते हैं, सिर्फ Ki इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें एक क्षारिक लवण का हमें इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे N2X- आया, उसके बाद Ki लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके बाद हम आएंगे और यहाँ पे आपके पास और प्रश्न दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर ये देखो
भौतिक गुण। हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के भौतिक गुणों के बारे में। सबसे पहले हम गलनांक और क्वथनांक यानी कि उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। मिथेल क्लोराइड, मिथेल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड जैसे जो कुछ क्या है क्लोरोफ्लोरोमीथेन है, और ऐसे जो हैं ये कमरे के ताप पर ज़्यादातर गैस के रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन जो उच्च सदस्य हैं, जो ज़्यादा कार्बन वाले मेंबर्स हैं, वो या तो द्रव होते हैं या फिर ठोस होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जानते हैं और देखा है कि कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के क्या यौगिकों के अणु सामान्यतः यानी कि उनसे सिमिलर मॉलिक्यूल्स ध्रुवीय होते हैं, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो R वाला पार्ट है वो डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है और जो X वाला पार्ट है वो डेल्टा नेगेटिव हो जाता है। इसकी वजह से क्या, इसकी वजह से यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन होती है यहाँ पे, और इस चक्कर में इस कारणवश क्या इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और हीटिंग पॉइंट गलनांक और क्वथनांक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, और इनके द्रव्यमान वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा अधिक गलनांक होता है। फिर हम इसकी गलनांक की और बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें क्या बताया गया है कि देखिए Ri का सबसे ज़्यादा गलनांक क्वथनांक होएगा, फॉलोड बाय RBr, RCl एंड RF। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि कैसे अगर तो Br यहाँ लगा है तो उसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब Br बीच में लगा है ना तो ये एक सर्कुलर शेप बन जाती है, एक सर्कुलर समूह बन जाता है जो कम स्पेस लेता है। कम स्पेस लेता है तो उसका गलनांक क्वथनांक ऑब्वियसली थोड़ा कम होएगा, और जब वो एक श्रेणी में, एक स्ट्रेट लाइन में है तो क्या, तो एक श्रृंखला में उसका क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि कैसे, देखो जब हम बात कर रहे हैं ये एक दोनों क्लोरीन पास पास है तो कम जगह ले रहे हैं, इसीलिए इनका गलनांक क्वथनांक थोड़ा कम है। पर यहाँ पे दोनों क्लोरीन एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं और ज़्यादा जगह ली जा रही है, तो यहाँ पे गलनांक और क्वथनांक थोड़ा सा ज़्यादा होएगा। अब अगर हम घनत्व की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बनों में ब्रोमो, आयोडो और क्या पॉलीक्लोरो जो वायुत्पन्न जल होते हैं, जो इनके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, उनकी तुलना में वो जो है वो भारी होते हैं, उनका घनत्व ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं घनत्व भी बढ़ता जाता है। हम बात करेंगे विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी की। जाहिर सी बात है, आपको बता दिया गया है कि जो सामान सामान में घुलता है। अब हैलो एल्केन्स जो हैं वो क्या है, हैलो एल्केन्स हमारे पोलर है, ध्रुवीय है, तो वो क्या जल में घुलेंगे? हाँ, वो जल में अल्प विलय होते हैं। हैलो एल्केन को जल में घोलने के लिए उनकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे हैलो एल्केन के जो अणु होते हैं वो उनके माध्यम से उपस्थित आकर्षण को तथा जल के अणुओं के माध्यम से हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सकता है। बहुत आसानी से हम उनके आबंधों को आराम से तोड़ सकते हैं, जिसके बाद हैलो एल्केन तथा जल के अणुओं के माध्यम से नए आकर्षण बल बनते हैं जो ऊर्जा को क्या निर्गमित यानी कि कम करते हैं, क्योंकि आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन जो है उनके आबंधों जितना प्रबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से उनकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है, और हैलो एल्केन की जल में विलेयता इस कारण थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हालांकि हैलो एल्केन फिर भी विलायकों में घुलने की बहुत ही ज़्यादा आसानी से विलायकों में घुलने माने जाते हैं, लेकिन वही है कि विलेयता कम है। और कार्बनिक विलायकों में तो वो आसानी से घोले जाते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अमीन्स हो गए, इसमें आराम से एक हैलो एल्केन को घोला जा सकता है। फिर हम बात करेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। हैलो एल्केनों की जो अभिक्रियाएं हैं, जब हम इनकी बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम करेंगे निराकरण अभिक्रियाएं। ठीक है,
निराकरण अभिक्रिया के बाद हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, ये मेटल्स के साथ आखिर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो शुरू करेंगे हम अपनी नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से। सबसे पहले इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो नाभिकरागी ऐसे हैलो एल्केन क्रियाधार होते हैं उनमें जिसमें अभिक्रिया के बाद हैलोजन परमाणु से जो आबंधित कार्बन है वो आंशिक धनावेश होता है। ऐसी अभिक्रिया में वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होती है तो हैलोजन जो है आयन वो वहाँ से निकल जाता है, वो RX से दूर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिकरागी है, ठीक है। और जब ये नाभिकरागी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसी वजह से ये NU- यानी कि न्यूक्लियोफाइल नाभिकरागी C के साथ बॉन्ड बनाता है और कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ यही इसको दिखाया है, कैसे लिख सकते हैं हम नाभिकरागी प्रतिस्थापन को, इस तरीके से। फिर अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब ये होता है तो क्या साइनाइड तथा नाइट्राइड जैसे समूह में दो नाभिकरण केंद्र है, ठीक है, दो केंद्र होते हैं। जैसे देखो जब हम साइनाइड की बात कर रहे हैं तो साइनाइड में C भी नेगेटिव हो सकता है और अगर एक अनुनाद संरचना बनाए तो N भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ONO की भी जब हम बात करें तो वहाँ भी O भी हो सकता है आपका नेगेटिव और क्या N भी आपका कभी कभार नेगेटिव हो जाता है। ऐसे नाभिकरागियों को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं उभदंती नाभिकरागी, यानी कि जो उभदंती नाभिकरागी होते हैं उनमें दो आयन होते हैं जो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेते हैं, ऋणावेश अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद हमने इनकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये रिएक्शन होता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है इस रिएक्शन में, मान लीजिए हमने न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या ले लिया है, हमने OH ले लिया है। जब OH RX के पास आएगा तो क्या आएगा, सबसे पहले तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा। देखिए अब जब यहाँ पे एक OH जुड़ गया है तो ऑब्वियसली यहाँ से Cl- हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये है इसकी बेसिक क्रियाविधि। ये दो प्रकार की रिएक्शन से होती है। पहला हो गया द्विआणुक नाभिकरण यानी कि SN2। याद रखेंगे जो द्विआणुक नाभिकरागी है यानी कि SN2 रिएक्शन है, 2 बोला है तो ये एक ही स्टेप में हो जाता है, बस इतना याद रखना है। कैसे, ये देखो एक ही स्टेप में यहाँ पे ये जुड़ा है, ये जुड़ा ही रह गया है और ये भी आके जुड़ी है, दोनों चीज़ें एक ही बार में जुड़ गई हैं और फिर एक अलग हो गई है, ठीक है। वहीं पे जो दूसरा ये SN2 हो गया आपका सारा। अब जो दूसरा तरीका है उसको हम क्या बोलेंगे, द्विआणुकरण नाभिकरण प्रतिस्थापन के बारे में अगर हम और पढ़ें, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रियाधार के जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है वो आक्रमणकारी नाभिकारी के दूर होने लग जाते हैं और धीरे धीरे दूर होते होते अलग एक उत्पाद बना लेते हैं और वो जो टूटा हुआ नाभिकारी है, वो नाभिकरागी है, वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, आगे जाके हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, एक समय पर पहले एक नाभिककारी जुड़ता है फिर दूसरा निकलता है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। किसमें, SN1 में। SN2 में क्या हुआ था, पहले यहाँ पे ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ा रहा। यहाँ पे क्या है, पहले ये वाला अलग हो जाएगा और उसके बाद कुछ जो आपके कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे नया नाभिकारी जोड़ेंगे और कुछ यहीं पे नया नाभिकारी जोड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ के बोले इस प्रक्रिया को विन्यास का प्रतिपर्ण कहते हैं। संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु एक ही समय पर आने वाले नाभिककारी तथा उनसे निकलने वाले जो क्या है आपके अवशिष्ट समूह है, दोनों के साथ एक ही बार में जुड़ जाता है और इसी वजह से संक्रमण अवस्था में क्या होता है, कार्बन परमाणु एक साथ 5 परमाणु से एक ही समय पर आबंधित होता है, ठीक है। अब ये इसको इन्होंने और चित्र के रूप में दिखाया है वही बात को। पहले यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, न्यूक्लियोफाइल लगा और उसके बाद
यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ पे अलग अलग इंटरैक्शंस भी हो रही हैं। ये क्या है, ये इथील में रिएक्शन करके दिखाया है, आपको आइसोप्रोपिल में दिखाया है और ब्यूटील में भी ये रिएक्शन दिखाया है। हम बोलते हैं कि SN2 अभिक्रिया में जो आपकी अभिक्रियाशीलता होती है वो सबसे आसान किस में होती है, प्राथमिक में, क्योंकि प्राथमिक में ऑलरेडी ज़्यादा भीड़ नहीं है, प्राथमिक थोड़ा खाली है। सबसे आसान कहाँ हो गई, प्राथमिक में, और सबसे मुश्किल तृतीयक हैलाइड में होती है। अब हम SN1 प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको समझाया उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब आपके पास ये है, ये तृतीयक जो आपके कार्बन मॉलिक्यूल्स तृतीयक यौगिकों में ज़्यादा आसानी से हो जाती है। देखिए आपके पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है यहाँ पे, और यहाँ आपने OH- डाल दिया। OH- डालने पे यहाँ क्या हो गया, OH- इधर आ गया और Br जो है वो निकल गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हम एक ही बार में एक सिंगल टाइम में क्या कर रहे हैं, 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। एक चीज़ पहले हट रही है, फिर दूसरी चीज़ आके यहाँ पे लगेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि SN2 अभिक्रिया के लिए तो आपने बोल दिया कि तृतीयक जो है वो सबसे मुश्किल है, लेकिन SN1 के लिए तृतीयक सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका वीक वाला नाभिक रागी है वो हट रहा है और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग वाला नाभिक रागी है वो आके यहाँ पे लग रहा है। फिर हम बोल रहे हैं कि क्या इन्हीं कारणों से एल्कलिक तथा बेंजिलिक जो हैलाइड हैं वो SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस प्रकार क्या बोलते हैं हम कि निर्मित कार्बोकटायन अनुनाद के द्वारा कैसे हम अनुनाद बनाते हैं और उसमें कैसे रिएक्शन होता है वो भी आपको दिखाया गया, और दिखाया गया कि दोनों ही अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का प्रक्रम क्या होएगा, RI सबसे आसानी से क्रियाशील होता है, फॉलोड बाय RBr, RCl और RF। यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या दिमाग में रखनी है, SN2 दिखाया बट एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में निम्नलिखित यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का क्रम हमें बताना है। पहला है ब्रोमो ब्यूटीन के जो 4 समावयवी हैं, क्या जो हमारा तृतीयक समावयवी होगा उसकी सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होगी किसमें, SN1 में, और SN2 में उसकी सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी प्रश्नों का आगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ दिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए त्रिविम रासायनिक पहलू। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि त्रिविम रासायनिक सिद्धांतों तथा प्रतीकों जैसे कि ध्रुवण, ध्रुवणता, इन सब के अनुसार हम क्या बोलते हैं कि कायरलता, धारण, इन सब के अनुसार हम सबसे पहले अगर हम इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम बात करेंगे ध्रुवण घूर्णकर्ता। इसका क्या मतलब होता है कि कैसे कुछ यौगिक आपके ऐसे होते हैं जिनमें विलायन समतल ध्रुवित जो आपके प्रकाश है उससे गुजरता है, और इस प्रकाश से गुजरने पे वो क्या हो जाता है, वो ध्रुवित हो जाता है, यानी कि वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, अब जब वो पोलराइज हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 तरह के हमारे पास यौगिक यहाँ बन जाते हैं। कुछ यौगिक क्या होते हैं, कुछ यौगिक L से दिखाए जाते हैं और कुछ यौगिक किससे दिखाए जाते हैं, D से दिखाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो यौगिक दक्षिण ध्रुवक धारण करते हैं, जो दक्षिण दिशा में लाइट को फैलाते हैं, उनको हम D से दिखाते हैं, और जो उनका जो कोण होता है, उनका जो धनात्मक होता है, हम उन्हें मानते हैं कि उनका जो चार्ज होता है या फिर वो जो उनकी ओरिएंटेशन होती है, उनका जो घूर्णन कोण होता है वो क्या होता है, धनात्मक माना जाता है।
वहीं पे जो यौगिक इसके विपरीत होते हैं, इसके उल्टे होते हैं, उनका जो ध्रुवण घूर्णक होता है वो L से रिप्रेजेंट किया जाता है और हम उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उनका जो कोण होता है वो ऋणात्मक होता है। इस प्रकार के जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव समावयवियाएं हैं, जो आइसोमर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ध्रुवण समावयवी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में इनैंशियोमर्स कहते हैं। और ऐसे जो ये परिघटना है इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवम समावयवता। जब हम इसकी बात करें, अब हम और किसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे, आणविक असममितता और कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। जब हम बात करते हैं कि इनके आणविक गुणों के बारे में या फिर इनके असममितता के बारे में, सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों प्रकार के क्रिस्टल, जो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल होते हैं रसायन के दौर पे, उनके समान सांद्रता वाले जो जलीय विलयन है वो समान परिमाण, किंतु जो विपरीत दिशा में, जो अलग दिशा में घूमता है, जो अलग दिशा में दर्शित होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसके अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, हम यहाँ पे बोलते हैं कि अलग अलग क्रिस्टलों के ध्रुवण घूर्णन में अंतर उनके अणुओं में परमाणु की उनके तीनों विमाओं में विभिन्न व्यवस्था, अलग अलग विन्यास से ये सब संबंधित होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 और इसके आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।